द लर्निंग लेजर, द शो में, जहां हम बताते हैं उन लोगों की कहानियां जिन्होंने हालात से नहीं, अपने हौसले से पहचान बनाई। आज से शुरू हो रही है एक ऐसी दास्तान जहां एक आम इंसान ने अपने सपनों से असंभव को संभव कर दिखाया। चलो जानते हैं उसने ये सफर कैसे तय किया। कभी कभी जिंदगी हमसे सवाल करती है, तू ऐसा क्यों है? और हम जवाब में कहते हैं, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मुझे इतिहास बदलना है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सपनों को सिर्फ देखता नहीं था, उन्हें जीता था। हर उस गली में जहां असफलता के साए थे, वो चल पड़ा उम्मीद का चिराग लेकर। नाम था धीरज लाल हीराचंद अंबानी, लेकिन दुनिया ने उन्हें जाना धीरू भाई के नाम से। एक मामूली से गांव से निकला ये लड़का एक दिन भारत का सबसे बड़ा उद्यमी बन गया। कैसे? चलिए कहानी शुरू करते हैं। सन 1932, जगह चोरवाड़, गुजरात। धूप से झुलसा एक छोटा सा गांव, सड़कें धूल भरी और घरों में चूल्हे की रोटियों की महक। वहीं एक छोटे से घर में जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसकी आंखों में अलग चमक थी और दिल में कुछ कर दिखाने की लगन। पिता हीरा चंद अंबानी, एक स्कूल शिक्षक, ईमानदार सादा जीवन। माँ जमुनाबेन, सीधी सादी लेकिन हौसले वाली। धीरू भाई घर में सबसे छोटे पर सपनों में सबसे बड़े। जब दोस्त खेलने जाते, धीरू भाई बाजार की ओर भागते। कभी दुकान की बेंच पर बैठते तो कभी दुकानदार की बातों को गौर से सुनते। वो कहते थे, बचपन से ही मुझे लगता था कि पैसा बनाना एक कला है और मैं वो कला सीखना चाहता था। पढ़ाई ठीक ठाक चलती थी, लेकिन दिमाग तेज था। उन्हें नंबरों से ज्यादा लगाव था, नफा और नुकसान के। कहानी है एक मेले की। चोरवाड़ में एक उर्स लगा था। लोगों की भीड़, रौनक, खाने पीने के स्टॉल्स। धीरू भाई ने देखा बहुत से लोग भुने हुए पकौड़े खा रहे हैं। उन्होंने सोचा, अगर मैं पकौड़े बेचूं तो। उन्हें 1 रुपए का उधार मिला। तेल और बेसन लाए, खुद तले, खुद बेचे और दिन के अंत तक 15 रुपए कमा लिए। वो कहते थे, पहली बार महसूस हुआ कि पैसा सिर्फ नोट नहीं, वो हौसला है जो दिल में आग लगा देता है। इस छोटे से अनुभव ने उनके अंदर व्यापारी की आत्मा जगा दी। घर की हालत खराब थी। पिता एक स्कूल टीचर थे। सैलरी इतनी कम कि महीने का आखिरी हफ्ता उधार में गुजरता। धीरू भाई को लगने लगा था, अगर कुछ बड़ा करना है तो इस दायरे से बाहर निकलना होगा। लेकिन सवाल था, कहां जाए? उस दौर में भारत में अवसर कम थे, लेकिन यमन, अदन का पोर्ट शहर, ब्रिटिश व्यापार का एक अहम केंद्र बन चुका था। वहां ABC एंड कंपनी जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां काम कर रही थीं। धीरूभाई ने देखा, यमन में सिर्फ नौकरियां नहीं, बल्कि सीखने के मौके, विदेशी व्यापार की समझ और अंतर्राष्ट्रीय सोच मौजूद थी। उन्हें किसी ने बताया था, अगर तू अदन चला जाए तो वहां सिर्फ नौकरी नहीं, कारोबार का असली खेल समझ सकता है। और बस 1949 में, सिर्फ 17 साल की उम्र में, धीरूभाई ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, यमन जाने का। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में सपना था, बड़ा बनने का, सीखने का और लौट कर कुछ कर दिखाने का। यही था वो मोड़ जहां एक गांव का लड़का दुनिया की सबसे बड़ी कारोबारी कहानियों में से एक बनने की ओर चल पड़ा। साल था 1949। समंदर के पार एक अनजान धरती, अदन, यमन। धीरूभाई ने एक साधारण सी नौकरी पकड़ी, ABS और कंपनी नाम की एक ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क। तनख्वाह सिर्फ 300 रुपए। लेकिन वो काम करने नहीं, सीखने आए थे। उनकी आंखों में जोश था। हर फाइल उनके लिए एक किताब थी, हर लेन देन एक लेक्चर। सुबह से रात तक काम, फिर सवाल पर सवाल। वो अपने सीनियर से पूछते, क्यों ये रेट बढ़ गया? ये तेल किस देश से आ रहा है? डॉलर का रेट कैसे तय होता है? धीरे धीरे उन्होंने सीखा, बाजार भाव से नहीं, भरोसे से चलता है। धीरू भाई कहते थे, मैंने यमन में सीखा कि व्यापार मुनाफे का खेल नहीं, समझदारी और नेटवर्क का विज्ञान है। अदन उस समय व्यापार का केंद्र था। तेल, डॉलर, गोल्ड, हर डील वहां से गुजरती थी। धीरू भाई ने वहां देखा कैसे लोग चाय पीते पीते करोड़ों का सौदा कर लेते हैं। उन्होंने महसूस किया, बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना होगा। वो ऑफिस में काम करते और रात को अंग्रेजी बिजनेस अखबार और आर्थिक रिपोर्ट्स पढ़ते। कभी टाइपराइटर पर नोट्स बनाते,
कभी खुद से सवाल करते, अगर मैं ये बिजनेस इंडिया में ले जाऊं तो क्या कर सकता हूं? और यहीं से रिलायंस का बीज उनके भीतर अंकुरित हुआ। 1958। धीरू भाई ने एक और बड़ा फैसला लिया, भारत लौटने का। जेब में पैसे बहुत नहीं थे, लेकिन दिल में था 1958, मुंबई। धीरू भाई इस शहर में उतरे जहां सपने ऊंची इमारतों से टकराते हैं और टूट भी सकते हैं। जेब में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन आंखों में सपनों की चमक इतनी तेज थी कि किसी भी अमीर से मुकाबला कर सके। उन्होंने अपने कजिन चंपकलाल दामानी के साथ मिलकर एक छोटा सा ऑफिस शुरू किया, रेलिंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। एक पुराने से कमरे में एक टेबल, दो कुर्सियां और एक टेलीफोन। धंधा था पॉलिएस्टर यार्न और मसालों का आयात निर्यात। धीरूभाई दिन रात भागते, बाजार की नब्ज पकड़ते और धीरे धीरे पॉलिएस्टर के कारोबार में उन्होंने पकड़ बना ली। कुछ सालों बाद चंपकलाल दामानी ने यह कहकर साथ छोड़ दिया कि बाजार में बहुत रिस्क है, लेकिन धीरूभाई ने कहा, रिस्क वहां है जहां विश्वास नहीं। और उन्होंने अकेले अपना सफर जारी रखा। रिलायंस अब पूरी तरह उनका सपना बन चुका था। जब ज्यादातर लोग छोटे छोटे मुनाफे में खुश थे, धीरू भाई कहते थे, छोटा सोचना पाप है। उन्हें सिर्फ व्यापार नहीं करना था, उन्हें सिस्टम बदलना था। उन्होंने देखा कि भारत में सिंथेटिक कपड़ों की बहुत मांग है, लेकिन कोई उसे बड़े स्तर पर नहीं बना रहा। धीरू भाई ने बाजार की नब्ज पहचानी। वो जानते थे कि अगर आम आदमी की जरूरत और स्टाइल को एक साथ जोड़ा जाए तो एक रिवॉल्यूशन खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने तय किया, रिलायंस टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाएंगे। ना सिर्फ कपड़ा बनाएंगे, बल्कि उसे एक ब्रांड में बदलेंगे। उनकी सोच थी फैब्रिक ऑफ इंडिया बनाना। और यही सोच लेकर उन्होंने सिर्फ फैक्ट्री नहीं खड़ी की, बल्कि भरोसे और गुणवत्ता का एक नया मापदंड सेट किया। बड़ी फैक्ट्री के लिए पूंजी चाहिए थी, बैंक लोन मुश्किल था, बड़े उद्योगपति उन्हें छोटा समझते थे। लेकिन धीरू भाई ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, लॉन्च किया। उन्होंने आम आदमी को कहा, तुम सिर्फ ग्राहक मत बनो, मेरे बिजनेस के हिस्सेदार बनो। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि बिजनेस सिर्फ अमीरों का नहीं, आम जनता भी हिस्सेदार बन सकती है। आईपीओ में लोगों की लंबी लाइनें लगीं, अखबारों में छपी हेडलाइंस, एक नई अर्थक्रांति की शुरुआत। धीरू भाई पर आरोप लगे, नीतियों को मैनेज किया गया, राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, जब रास्ते बंद हो तो रास्ता बनाना पड़ता है। उन्होंने हर आलोचना को अपनी ताकत बना लिया। उनकी सोच थी, अगर मैं सिस्टम को समझता हूं तो उसका सही उपयोग क्यों ना करूं। धीरू भाई अब सिर्फ कपड़े के व्यापारी नहीं रहे थे, वो अब एक सोच बन चुके थे, भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की सोच। टेक्सटाइल के बाद उन्होंने रुख किया पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिएस्टर फाइबर, एनर्जी और बाद में टेलीकॉम। हर सेक्टर में एक ही बात कहते थे, हम सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम भविष्य बना रहे हैं। पतालगंगा रिफाइनरी, हजीरा कॉम्प्लेक्स, जमनगर रिफाइनरी, हर प्रोजेक्ट में एक ही अंदाज, बड़ा, सबसे बड़ा। धीरूभाई को एक बात बखूबी आती थी, टैलेंट को पहचानना और निखारना। वो अक्सर कहते, मैं ऐसे लोगों को खोजता हूं जो मुझसे बेहतर हों। उन्होंने टेक्नोक्रेट्स, बैंकर्स, बिजनेस ग्रेजुएट्स की ऐसी टीम बनाई जो सिर्फ सपने नहीं देखती थी, उन्हें पूरा भी करती थी। रिलायंस फैमिली का मतलब था, हर कर्मचारी मालिक की तरह काम करता था। भारत में पहली बार किसी उद्योगपति ने आम निवेशक को भगवान माना। धीरूभाई का मंत्र था, शेयर होल्डर मेरा मालिक है, जब तक वो खुश नहीं, मैं सफल नहीं। रिलायंस की हर एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टेडियम में होती थी। हजारों लोग आते थे, जैसे किसी नेता की रैली हो। वो माइक पर कहते, आपका पैसा मेरे पास अमानत है और मैं उस पर रिटर्न दूंगा। 1980 के दशक और 90 के दशक में धीरूभाई ने कई बार मीडिया, अफसरशाही और पुराने बिजनेस घरानों से टक्कर ली। उन पर एक बार स्टॉक मार्केट में हेराफेरी का आरोप भी लगा, लेकिन हर बार वो बोले, सच झुक सकता है, हार नहीं सकता। उन्होंने हर संकट को अवसर में बदला, रिलायंस और ऊपर उठी।
धीरूभाई का सपना कभी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था। वो भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते थे। वो कहते थे, हमारी जनसंख्या एक ताकत है, हमारी भूख एक शक्ति है, बस हमें उन्हें दिशा देनी है। जब सरकारें कहती थीं, ये नहीं हो सकता, धीरूभाई कहते, हम करेंगे और करके दिखाएंगे। इतनी ऊंचाइयों के बाद भी धीरूभाई अपने परिवार से गहराई से जुड़े रहे। अपने दोनों बेटों मुकेश और अनिल को उन्होंने शुरुआत से व्यापार में शामिल किया, लेकिन उन्हें सिखाया, पहले इंसान बनो, फिर उद्योगपति। रिलायंस के दफ्तर में वो चाय वाले से लेकर डायरेक्टर तक हर किसी से आत्मीयता से बात करते। 6 जुलाई 2002। भारत ने एक सपना खो दिया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी जिंदा है। धीरूभाई अंबानी अब इस दुनिया में नहीं थे। देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। राजनेता हों या उद्योगपति, आम निवेशक हों या उनके पुराने साथी, हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, क्या अब ऐसा कोई फिर जन्म लेगा? लेकिन धीरूभाई का अंत उनका अंत नहीं था। उनका सपना रिलायंस अब एक आंदोलन बन चुका था, जिसकी नींव में था भरोसा, हौसला और भारत को उठाने की जिद। कभी कभी जिंदगी हमसे पूछती है, तेरे अंदर इतनी आग क्यों है? और जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने उस आग में खुद को जलाकर रास्ता बनाया हो। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, अगर मेरे सपने मेरे देश को आगे ले जा सकते हैं तो मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो सच्चाई न बन जाए। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने करोड़ों भारतीयों को सपना देखने की हिम्मत दी। वो बोले, मौके आसमान से नहीं उतरते, उन्हें हमें खुद बनाना पड़ता है। एक पेट्रोल पंप के क्लर्क से लेकर एशिया के सबसे बड़े उद्योगपति बनने तक धीरूभाई ने दुनिया को दिखा दिया कि सफलता पैसों से नहीं, सोच से बनती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर तुम्हारे अंदर जज्बा सच्चा है तो हालात चाहे जितने भी कठोर हों, एक दिन तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पहचान बनेगी। हर वो नौजवान जो सपनों से डरता है, हर वो इंसान जो हालातों से टूटा है, धीरूभाई की कहानी उन्हें एक ही बात सिखाती है, सपना देखो और फिर उसे हकीकत में बदलने तक रुको मत। क्योंकि अगर एक छोटे शहर का लड़का खाली जेब और भरे दिल के साथ इतिहास लिख सकता है, तो तुम क्यों नहीं? जिंदगी में गिरना बुरा नहीं है, बुरा है गिरकर उठने से इनकार करना। याद रखो, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। और जब तक इस मिट्टी में ऐसे सपने देखने वाले जन्म लेते रहेंगे, भारत का भविष्य कोई नहीं रोक। यह कहानी सिर्फ धीरूभाई की नहीं, यह हर उस भारतीय की है जो कहता है, मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि मैं हार मानना नहीं जानता। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। द लर्निंग लेजर, द शो लाता रहेगा ऐसी ही कहानियां जो आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें और दुनिया देखने का नया नजरिया दें। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे लर्निंग।